नमस्ते। आज का युग एम्पावरमेंट का युग है। एम्पावरमेंट आज का एक प्रचलित शब्द है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, जिससे आप और हम सब परिचित हो चुके हैं। तो ये एम्पावरमेंट क्या है, इसके लाभ क्या हैं और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में। एम्पावरमेंट को हम सशक्तिकरण भी कहते हैं। वैसे तो एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण के बहुत सारे पर्याय हैं, परंतु जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि इससे व्यक्ति सुरक्षित है, सेफ है, सिक्योर है। यदि वो सुरक्षित नहीं है तो वो एम्पावर्ड नहीं है, यानी सशक्त नहीं है। परंतु क्या ये सुरक्षित भावना अकेलापन से आएगा, लोनलीनेस से आएगा, सेल्फिशनेस से आएगा, या इससे हटकर एक सोशल एस्पेक्ट को डेवलप करने से सशक्तिकरण होगी? इसे समझना बहुत आवश्यक है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में सोसाइटी ना होने की वजह से या सोसाइटी का बहुत ही कमज़ोर ढांचा होने की वजह से एम्पावरमेंट एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक प्रोफेशनल प्रक्रिया से लाने का प्रयास किया जाता है। मगर हमारे देश में ये एक सांस्कृतिक रचना है, या सांस्कृतिक ढांचे में सशक्तिकरण स्वतः हो जाता है। युगों युगों से हमने जो महान महान लीडर्स को उत्पन्न किया है, या जो हमने महान लीडर्स के इतिहास अब पीछे छोड़ आए हैं, उनका कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हुआ है। हमारी सामाजिक रचना, हमारी सामाजिक ढांचा, सांस्कृतिक रचना ऐसी है कि सशक्तिकरण स्वतः हो जाता है। तो सशक्तिकरण के लिए सामाजिक ढांचा कितना इम्पॉर्टेंट है, ये समझना बहुत आवश्यक होता है। समाज के कई रूप हैं, कई स्वरूप हैं। हम मित्रों के साथ रहते हैं, वो एक समाज है। हम स्कूल्स में बच्चे कलीग्स के साथ रहते हैं, वो एक समाज है। हम काम पर जाते हैं, वहाँ अपने प्रोफेशनल मित्रों के साथ रहते हैं, वो एक समाज है। हमारे परिवार और भाई बंधु जो हैं, पारिवारिक व्यवस्था जो है, वो एक समाज है। हमें एक बात को समझना होगा कि एम्पावरमेंट की जो एलिमेंट्री जो गुण है, जो तत्व है, वो ये है कि हम किस तरीके से ऐसे अलग भिन्न भिन्न समाजों में खुद को फिट कर पाते हैं। फिटमेंट बहुत आवश्यक तत्व है सामाजिकता के लिए, एम्पावरमेंट के लिए। हम परिवार में रहते हैं तो कैसे फिट होते हैं, इससे परिवार और भाई बंधु के बीच में प्रेम की भावना या हमारा जो एक पोजीशन है वो बनना शुरू होता है। हम ऑफिस जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो हमारी फिटमेंट कैसे हो, इससे हमारे जॉब की सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर होता है। हम मित्रों के बीच यदि फिट होते हैं तो मुसीबत के समय वो मित्र हमारे काम आ सकते हैं। फिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिटमेंट के लिए सेल्फिशनेस का एक अंश को हमें त्यागना पड़ता है, हमें सोशल होना पड़ता है। सोशलनेस जो है वो व्यवहारिकता, यदि हम बिजनेस करते हैं तो हमें सोशलनेस चाहिए, यदि हम जॉब करते हैं तो सोशलनेस चाहिए। सोशलनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे आने वाले जनरेशन्स को हमें देना होगा, और जो उन्हें मिल नहीं रहा। आज उनमें ग्रैटिट्यूड नहीं है, सेल्फिशनेस है। वो एक दूसरे से मदद के समय भागना चाहते हैं, यूनाइटेडली खड़े नहीं हो पाते हैं। स्कूल्स में
इसकी कोई ट्रेनिंग की प्रावधान नहीं है। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कोई विशेष प्रकार की प्रयोजन, ट्रेनिंग या व्यवस्था, कल्चर, ये बिल्कुल ही लुप्त होता चला जा रहा है। इसीलिए हमें भारतीय संस्कृति के आधार पे उसके तत्वों को निकाल करके हम इस जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें सोशलनेस को कैसे बीजारोपण करें, उनको संस्कारित करें, इसी के ऊपर आज का टॉपिक है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अंग्रेजी कहावत होगा, मगर वो कहावत है। हमारी तो संस्कृति है कि मनुष्य का जो सेल्फ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट वो फैमिली में शुरू होता है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये अंग्रेजी में कहावत होगा। मगर हमारे यहाँ सेवा माता पिता से, बुजुर्गों से, घर में सेवा के जो स्वभाव है वो निर्मित होते हैं। आज जो परिस्थिति है वो भाई भाई का नहीं है। बड़े होने पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोर्ट केसेस कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग ही रह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी बहुत अधिक नहीं रह गई है। हमें इस दोष को जल्दी से जल्दी मिटाना होगा। यदि हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, या इस तरह की किसी भी मोरल वैल्यूज और मोरल साइंस की बात करते हैं और इसे शिक्षा में डालने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस मूल तत्वों को जल्दी से जल्दी आने वाले जनरेशन के संस्कार में डालना होगा, वरना हमारी ये सब बातें रह जाएंगी। मगर इसको डालें कैसे? यदि हमारे इसलिए शिशु संस्कार में हमने बी फॉर बॉय, बॉल, बैट, इसकी जगह पे बी फॉर ब्रदर लिया, ताकि उनके संस्कार में बच्चों के छोटी सी जो भावनात्मक इमोशंस हैं उनके अंदर में, प्योर इमोशंस, उसमें हम ब्रदर के, भाईचारे के भावना को फिट कर सकें। इसलिए बी फॉर ब्रदर है। और हमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को ये समझना होगा कि विश्व के किसी लिटरेचर में दो भाई आपस में कैसे रह सकता है, इसके ऊपर कोई हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल, कल सदियों से चला आता रहा प्रचलित कहानी, ये हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन भारत में आप सब रामायण से परिचित हैं। राम और लक्ष्मण, राम और भरत, भरत और शत्रुघ्न, ये भाई भाई के जो उदाहरण है वो क्लासिकल एग्जाम्पल, और ये इतनी खूबसूरत कहानी है, इतिहास है, वहाँ से एनर्जी आ रहा है। और कहानी को जिस तरीके से रखा गया है, उस इतिहास को, वो इतनी खूबसूरत है कि बच्चे के इमोशन को बहुत टच करता है, हमारे इमोशन को टच करता है। तो दो भाई आपस में कैसे रहें, इसके लिए हमें बच्चों को राम और लक्ष्मण की कहानी, राम और भरत की कहानी अवश्य पढ़ानी होगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था से चला गया हो तो चला गया हो, परंतु हमें उन्हें घर में देना पड़ेगा। और प्री स्कूल में यदि हम उनके मानस में इस भावना को फिट कर दें, तो आप विश्वास करिए, बड़े होने के बाद भी, दोनों के बीच मतभेद होने के बाद भी, ये संस्कार उनके काम आएंगे और भाई भाई का काम आ जाएगा। इसलिए हमने बी फॉर ब्रदर फर्स्ट ईयर नर्सरी में सिखाए, दूसरे वर्ष उसे एग्जाम्पल दिया, राम लव्स हिज यंगर ब्रदर एंड लक्ष्मण ओबेज द एल्डर ब्रदर। देखिए, दो भाई के बीच के व्यवहारिकता की डिफरेंस भी यहाँ पर स्पष्ट होता है कि बड़ा भाई का छोटे भाई के प्रति त्याग है, प्यार है, और छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति आज्ञा का पालन है। ये दो अलग अलग व्यवहार हैं। ये व्यवहार जो बड़े और छोटे, छोटे और बड़े के बीच का जो व्यवहार, ये व्यवहार भी मिट चुका है आज। दोनों एक दूसरे से सोचते हैं, वो मुझे प्यार नहीं करेगा तो मैं क्यों करूं। तो ये जूनियर केजी में ये डिफरेंस जो है वो उन्हें समझाना, सीनियर में आने के बाद में राम और भरत की एक कहानी सुनाना। ब्रदर के ऊपर हमने राइम बनाए हुए हैं, ये कहानी, ये राइम आपको अटैच्ड फाइल में मिल जाएगा। तो इस भावना को बी फॉर ब्रदर के जैसे बच्चों को सिखाने का प्रयास करना। आज सारे बच्चे फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, एक दूसरे के
हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं। ये फ्रेंडशिप डे भी एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। एक दिन के लिए मित्र बनाने का प्रयास करना या उसे सेलिब्रेट करने का प्रयास करना। मगर इस फ्रेंडशिप डे में जो प्रैक्टिकल व्यवहार है वो ये है कि आप अपने मित्र से 5-10 हज़ार रुपये कम की मदद मांग लीजिए तो वो बैंड हाथ से खुलता हुआ नजर आएगा। क्यों ये भावना नहीं है? क्यों ये डर है? क्यों ये सेल्फिशनेस है कि जो मेरे पास यदि कोई धन है या वस्तु है, पर्याप्त है, और किसी मित्र को उसकी बहुत अत्यधिक आवश्यकता है तो मैं उसे दे नहीं सकता? कैसे आएगा फ्रेंडशिप? क्योंकि ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन, ये एनर्जी, ये कॉन्फिडेंस, ये करेज जो इंसान के अंदर होना चाहिए वो मिट चुका है। बहुत कमज़ोर हो चुका है इंसान, इसीलिए वो कुछ दे नहीं सकता, वो हाथ बढ़ा नहीं सकता, सिर्फ ले सकता है और लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। मगर ये दोष कैसे मिटेगा? ये दोष मिटाने के लिए भी हमारी संस्कृति ने हमें बहुत सुंदर इतिहास और कहानी दिया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में फिर यदि ये नहीं है तो नहीं है, लेकिन हमें अपने बच्चों को घर में उन कहानियों से, उस इतिहास से परिचित कराना चाहिए। आप सब इस कृष्ण और सुदामा के कहानी से परिचित हैं कि कैसे एक राजा, एक रंक, एक भिखारी फटे हाल में द्वार पर आता है तो राजा नंगे पांव दौड़ जाता है और अपने हाथ से उसके पांव धोता है। और वो मित्र कुछ कहता नहीं है संकोचवश कि मेरी कमी है, मैं गरीब हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है। और राजा भी ये नहीं कहता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं तुम्हें कुछ दूं क्या, पूछता नहीं है। मगर मित्र घर पहुंचे इसके पहले उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। तो ये जो कहानी है, ये विश्व के किसी भी लिटरेचर में ऐसी मित्रता की कहानी आपको नहीं मिलेगी। हमने बचपन में स्टैंडर्ड 10 में मैंने शेक्सपियर की कहानी पढ़े थे, अपने कोर्स में हमें पढ़ाया गया था जूलियस सीजर, और जिसका अंत ये होता है कि उसका जो अति परम मित्र है ब्रूटस, उसने ही सीजर के पीठ पर छुरी भोंकी। तो उनकी कहानी मित्रता के वहाँ उस तरीके से अंत होता है। हमारी कहानी मित्रता का एक अलग रंग, एक अलग रस दिया जाता है ताकि दो लोग आपस में रह सकें, सद्भावना बन सके, एक दूसरे पे विश्वास कर सकें, शक न रहे। उस कहानी से शक उत्पन्न होता है कि मित्र है मगर ये पीठ पीछे छुरा डालने का काम कर सकता है। मगर यहाँ मित्र है तो त्याग हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे किताबों में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो एफ फॉर फॉक्स पढ़ाने से अच्छा है कि हम एफ फॉर फ्रेंड पढ़ाएं बच्चों को। हमारे प्री स्कूल में, नर्सरी में एफ फॉर फ्रेंड इंट्रोड्यूस करिए। जूनियर में आने के बाद फ्रेंड क्या है, एक दूसरे की मदद करता है, फ्रेंड हेल्प्स इन नीड। अ गुड चाइल्ड इज अ गुड फ्रेंड। वो व्यक्ति अच्छा है जो एक मित्र की मदद करता है समय पर। अच्छाई की भी एक डेफिनेशन जो है इन्हीं व्यवहारिकता से आती है कि आप भाई के साथ कैसे रहते हैं, मित्र के साथ कैसे रहते हैं। यदि आपको इनके साथ रहना नहीं आता और आप कहते हैं आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो ये मिथ्याचार है। तो आई एम अ गुड बॉय, आई हेल्प माई फ्रेंड्स। कैसे गुड बॉय है? तो मैं अपने मित्रों की मदद करता हूँ। और जब वो सीनियर केजी में आए तो उसे कृष्ण सुदामा की एक कहानी सुनाइए। हमने आपके अटैचमेंट में वो कहानी और फ्रेंड्स के ऊपर एक राइम वो आपको अटैच करके दिया है, वो आप अवश्य देखें। मैं दिल्ली के एक स्कूल में गया था, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा, बस ये 2-4 वर्ष पहले पूर्व की बात है, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि स्टैंडर्ड 2 के बच्चे यदि उन्हें कोई टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के डांटने की प्रक्रिया में जाए तो वो ये बोल देता है कि आई कैन टेक यू टू कोर्ट्स, आई नो माई राइट्स। मैं और कई अन्य स्कूल्स में गया हूँ, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जिसके फीस 1.5 लाख हैं, 1 लाख से ऊपर हैं। उनके प्रिंसिपल्स और टीचर्स की वेदना यह है कि बच्चे सामने तो इंग्लिश में बोल लेते हैं, परंतु इंग्लिश में ही बहुत भद्दे भद्दे गाली भी देते हैं पीछे।
और रेस्पेक्ट नाम की तो चीज़ ही नहीं है। बस एजुकेशन एक फॉर्मेलिटी सा रह रहा है कि हम क्लास में आ रहे हैं, बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, हम अपने सेशन ले रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं, हम डांट नहीं सकते, वो आदर नहीं कर सकते। ये स्थिति आ चुकी है। बच्चों के लिए शिक्षक हर तरह की समस्या के लिए वन पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए था। हर प्रकार के ज्ञान को धारण करने के लिए वन पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए था। जीवन में कभी डिसीजन लेने में दिक्कत हो, जब समस्या आए, तो शिक्षक के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो शिक्षक से कांटेक्ट करके उनसे वो विचार विमर्श कर सके, उनकी ऊर्जा से वो कुछ फैसले ले सके। मगर शिक्षक, वो गुरु, वो अध्यापक और शिष्य के बीच आज वो रिलेशन नहीं है। हमें इस गुण को भी अति शीघ्र, इस दोष को मिटाना होगा और इस गुण को हमें शिक्षा के संस्कृति में लाना होगा, वरना मानवता के वो सारे जो पैरामीटर्स हैं उसकी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। इसीलिए जी फॉर गोट पढ़ाने की जगह, या जी फॉर आप जो भी पढ़ाते हैं उसकी जगह, जी फॉर गुरु हम यदि उनको पढ़ाते हैं, तो बच्चों के पवित्र मन में एक इमोशनल, गुरु के प्रति एक इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो होगा, उसका बीजारोपण होगा। तो फर्स्ट ईयर जी फॉर गुरु पढ़ाएं, सेकेंड ईयर गुरु इज अवर लाइफ टाइम गाइड। कौन है वो गुरु? मेरी माँ, माई मदर इज़ माई फर्स्ट, मेरी माँ गुरु है। वो बच्चा स्वीकार करेगा ही कि उसकी माँ जो है वो गुरु है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो गुरु हैं। और जो कोई भी उनका लाइफ टाइम गाइड होता है, यानी जब वो स्कूल जाता है, जब टीचर से सीखता है, तो वो उसे गुरु के रूप में देखेगा। ऐसे उसकी मानसिकता में ये संस्कार जो है वो हम अर्ली स्टेज में डाल सकते हैं। तो जूनियर केजी में ये आप डालें। सीनियर केजी में आने के बाद में आप द्रोणाचार्य का एक कहानी सुनाएं, और कुछ हमारे जो श्लोक हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, इस तरह के जो श्लोक हैं गुरु के ऊपर में, वो उन्हें याद कराएं। तो ये श्लोक और ये कहानी, ये हमने आपको अटैचमेंट में दे दिया है, आप इसे देखें। मगर क्रोनोलॉजी आप समझते जाएं, जैसे जैसे मैं सेशन लेता जाता हूँ, क्रोनोलॉजी आप समझते जाएं। पहले आप वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके गुण बताते हैं, और फिर उसके ऊपर कोई कहानी, कविता या कुछ एक्टिविटी जो है वो कराते हैं। तो गुरु के साथ भी ऐसा आप प्रयास करें करने का। एच फॉर हॉर्स या इस तरह के वोकेबलरी लेने की जगह एच फॉर शिशु संस्कार में होम लिया है। होम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, एक फ्लैट नहीं है, एक बंगलो नहीं है। आज होम का वही मतलब रह गया है। होम जहाँ माता पिता हों, जहाँ दादा दादी हों, जहाँ जाने के बाद बाहर आपके आए अनेक प्रकार के परेशानियों से जो आपको कष्ट हुआ है, उससे आपका निवारण हो, वहाँ शांति हो, प्रेम हो, त्याग हो, समर्पण हो, वो जगह एक मंदिर, वो होम है। पूर्व काल में हमारे देश में, वो संस्कृति में, हर घर एक मंदिर होता था। मगर आज सोशल एस्पेक्ट ना होने की वजह से, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहा है, इसकी वजह से ये होम बहुत कमज़ोर हो गया है। और एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की दृष्टि से होम का अस्तित्व सिर्फ एक ढांचा के रूप में रह गया, जिसको खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है। इसलिए बच्चों के मन में इसकी इंपॉर्टेंस डालने के लिए, इसकी सीडिंग के लिए शिशु संस्कार में एच फॉर होम लिया। जूनियर केजी में आया तो उसे आप होम के कॉन्टेक्स्ट में, विथ माई पेरेंट्स माई हाउस बिकम्स होम, ये बिल्डिंग जो है वो घर बन जाता है। विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स होम बिकम्स माई टेम्पल, और जब माता पिता नहीं, दादा दादी साथ में हो, तो ये घर जो है ये मंदिर हो जाता है। या आपने उसके मानस में इसको बैठा दिया, सिखा दिया उसे। और थर्ड ईयर में आने के बाद में
डिफरेंट टाइप ऑफ दादा दादी और माता पिता के साथ एक्टिविटी, कुछ कहानियाँ सुनना, कुछ राइम्स जो हैं वो सीखना, माता पिता के ऊपर में कुछ श्लोक हैं उसे बच्चों को सिखाना। तो इस तरीके से होम को आप बच्चे के मन में जो है वो फिट कर सकते हैं। आप एक बात का ध्यान रखिए कि परिवार और घर, परिवार जब तक आप भाई भाई एक साथ नहीं रह रहा है तो वो परिवार पूर्ण नहीं होता। और घर जब तक 3 जनरेशन एक साथ नहीं रह रहे हैं वो घर पूर्ण नहीं होता। ये यदि हम भले ही उसको फुलफिल ना कर पा रहे हों आज के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आने वाले जनरेशन के मन में इस और उसके संस्कार में इस चीज़ को डाल दिए तो वो फुलफिल करेगा इसको। हमारा ये प्रयास होना चाहिए। आज स्कूल्स एक आलीशान भवन या एक बिल्डिंग, क्लासरूम, बेंचेस, इसके अलावा जब हम स्कूल बोलते हैं तो कोई और चित्र मन में उभरता नहीं। बच्चों से पेरेंट्स से लाखों रुपया लिया जाता है स्कूल्स के फीस के रूप में, मगर वो स्कूल ना तो टीचिंग सिस्टम को ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाता है, ना वो वहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट पूरी तरह से संस्कारित हो पाती है। इसीलिए एस फॉर स्कूल को लेने का जो पर्पज़ है वो ये है कि बच्चे के मन में स्कूल की एक दूसरी छवि को हम प्रकट कर सकें कि स्कूल यानी जहाँ पर शिक्षक हैं, स्कूल जहाँ पे किताबें हैं, स्कूल जहाँ पे हमारे कलीग्स और हम मिल करके, सहपाठी मिल करके शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं। एक वो व्यवस्था जहाँ हमारे ज्ञान का, हमारे बड़े होने का, एक हमें संस्कारित करने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लाइफ में, जहाँ हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में एस फॉर स्कूल डालने के बाद सेकंड ईयर में स्कूल की व्याख्या करना, स्कूल कहाँ है, वहाँ टीचर्स हैं जो हमारा केयर करते हैं, हम जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, है ना, हम जिन टीचर्स की हम मदद करने का प्रयास करते हैं, हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। ऐसे टीचर को व्यक्त करना, स्कूल यानी शिक्षक। यदि शिक्षक को हम वो पोजीशन नहीं देंगे और हम बिल्डिंग और अन्य चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे तो फिर बच्चों में दोष आएगा ही, लर्निंग होगा नहीं। इसीलिए सेकेंड ईयर जूनियर केजी में उसे स्कूल की डेफिनेशन में शिक्षक को फिट करना बच्चे के मन में, और तीसरे क्लास में आने के बाद उसके ऊपर राइम्स है, उसके ऊपर श्लोक है, कहानियाँ हैं, या जो भी हम उस इंस्पायर करने वाले तत्व बच्चे को दे सकते हैं स्कूल के अराउंड, वो देने का प्रयास करना। तो राइम्स आपके लिए शीट में अटैच्ड है। अभी तक के जितने वोकैबुलरी सोशल डेवलपमेंट के एंगल से आपने सुना, बी फॉर ब्रदर है, एफ फॉर फ्रेंड है, एच से होम है, जी से गुरु है, एस से स्कूल है, इन सब में जो एक इम्पॉर्टेंट तत्व है जो हमें इन सब शब्दों को एक प्रैक्टिकल स्वरूप देता है, वो इम्पॉर्टेंट शब्द है यूनिटी। यू फॉर अम्ब्रेला आप नहीं भी पढ़ाएंगे तो बच्चे जान जाएंगे। वैसे नर्सरी में हमने वोकैबुलरी में यू के साथ अन्य शब्द, वोकैबुलरी में यू फॉर अम्ब्रेला भी रखा है, बट जो सीड वर्ड है, जो मुख्य शब्द है, जो बच्चों को सिखाना चाहिए, वो हमने यू फॉर यूनिटी लिया। यूनिटी यानी जोड़ने वाला तत्व। आपको ज़्यादा ये चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है कि यूनिटी जैसे शब्द को हम बच्चे को व्यवहारिक तौर पे कैसे सिखाएंगे। आपने वहाँ पर जितने शब्द अभी तक देखे, फ्रेंड, तो 2 फ्रेंड के बीच यूनिटी है, 2 ब्रदर के बीच यूनिटी है, तभी वो जुड़े। एक परिवार में यूनिटी है तभी वो होम है। गुरु और शिष्य के बीच यूनिटी है तभी वो गुरु है। तो यूनिटी को आप अलग अलग तरीके से बच्चों को बता सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चा समझ जाएगा, प्रयोग करने लगेगा, उसके डेप्थ में नहीं जाएगा, अभी डेप्थ में बाद में समझेगा उस बात को, लेकिन वो समझ जाएगा। इसलिए वो यूनिटी शब्द नहीं समझ सकता, ये आप अपने मन से निकाल दें ये विचार।
आप उसे देने का प्रयास करें बस। तो यू फॉर यूनिटी सिखाएं। जैसे वो सेकेंड ईयर में आता है तो यूनिटी के ये जो मैंने आपको अलग अलग अंश बताए कि यूनिटी क्या है, कैसे दो मित्रों के बीच, दो भाई के बीच ये सब जो बातें हैं ये उसे बताने का प्रयास करें। यूनिटी से क्या लाभ होगा, यूनिटी से हमें समय पे ये लोग हमारा साथ देते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हम सशक्त होते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये जो प्रोवर्ब है वो से याद कराने का प्रयास करें। तो यूनिटी का अर्थ वो समझे थोड़ा थोड़ा। और थर्ड ईयर में यूनिटी के ऊपर एक कहानी है, कहानी ये स्लाइड में भी प्रस्तुत है, आपके अटैचमेंट में भी रहेगा, और एक राइम है वो भी आपको अटैचमेंट में दिया है। तो ऐसे 3 लेवल पे यूनिटी को बच्चों को बताने का प्रयास करें। फाइनली मैं आज के जितने स्लाइड्स हैं सबको समराइज कर रहा हूँ कि एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण विदाउट सोशल एटीट्यूड और सोशल डेवलपमेंट के संभव नहीं है। सोसाइटी जिससे हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों की प्राप्ति होती है, जिसमें फिटमेंट होने से हम एम्पावर होते हैं, सशक्त होते हैं। और ये तत्व हमें कहाँ से आता है? परिवार के बनने से आता है। परिवार यानी जहाँ दो भाई साथ में रह सकें। समाज के बनने से आता है, समाज यानी जहाँ दो मित्र साथ में रह सकें। गुरु के होने से आता है, गुरु जो हमारा लाइफ कोच बन सके। घर के होने से आता है जो हमारा लाइफ शेल्टर हो सके। और स्कूल के होने से आता है जहाँ हम लाइफ स्किल्स डेवलप कर सकें। ये तत्व हैं जो हमें एम्पावरमेंट की तरफ लेकर के जाते हैं। और इन तत्व का जो मूल तत्व है वो है यूनिटी, वो सोशल एटीट्यूड जो इन सब का निर्माण करता है। तो वातावरण में फैमिली, ब्रदर, सोसाइटी, फ्रेंड ये होने से सोशल एटीट्यूड जो है वो अपने आप निर्मित होने लग जाता है। तो शिशु संस्कार के सोशल डेवलपमेंट की प्रक्रिया में ये जो सीड वर्ड्स है, आपने फर्स्ट सेशन में सेल्फ डेवलपमेंट के सीड वर्ड्स देखे थे, इस सेशन में आपने सोशल डेवलपमेंट के सीड वर्ड्स देखे हैं। तो ये जो सीड वर्ड्स है इसकी एक्सपेंशन 3 साल तक जब होती है तो बच्चे में ये सीड वर्ड्स अपने अपने तरीके से संस्कार के रूप में उसमें व्याप्त होने लग जाते हैं। बच्चों के एम्पावरमेंट करने की इस प्रक्रिया में इस दूसरे सेशन से आप जो भी सीखे हैं उसे आप इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।